नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से विभिन्न संस्थानों की विभिन्न एग्जामों के मद्देनज़र जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है 70 बीपीएससी पीटी के लिए एडुटेरिया कोचिंग का जो है 5वें नंबर का टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो मेडाइवल हिस्ट्री पे आधारित है। और इसके तहत हम लोग जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पाल साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? पहले का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा जो है पाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। जहाँ तक देखा जाए तो 8वीं शताब्दी के मध्य से जो है पूर्व में जो है बंगाल में अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ, और उस अराजकता को दूर करने के लिए उस क्षेत्र के जो अग्रणी व्यक्ति थे उन्होंने जो है 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति को राजा चुना, और इस प्रकार गोपाल ने जो है 750 ईस्वी में गोपाल साम्राज्य की स्थापना करी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पाल शासक गोपाल के काल में कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कश्मीर का शासक ललितादित्य ने कुछ समय तक जो है पंजाब और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो दूसरे में कहा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए सही है क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है कश्मीर का शासक जो बना वो ललितादित्य बने, और इन्होंने कुछ समय तक जो है पंजाब और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहे। और कन्नौज को जो है हर्ष के समय से ही उत्तर भारत में प्रभुसत्ता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए हर एक राजा जो नया बनता था उसकी निगाह जो है हमेशा कन्नौज पर ही टिकी रहती थी। और जहाँ तक उत्तर भारत और कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच जो संघर्ष का प्रारंभ हुआ उसकी बात है, तो यह जो है गोपाल के समय प्रारंभ नहीं हुआ था, बल्कि उसके जो उत्तराधिकारी थे धर्मपाल, जिनका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी के मध्य रहा, उनके शासनकाल के दौरान जो है ये जो है संघर्ष प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। 9वीं शताब्दी के मध्य जो है सुलेमान नामक अरब सौदागर ने भारत के किस साम्राज्य का दौरा किया था और उसकी शक्ति और समृद्धि की चर्चा की थी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन, जो है पाल साम्राज्य का उन्होंने दौरा किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उन्होंने ये दौरा जो है 8वीं शताब्दी के मध्य से लेके 9वीं शताब्दी के मध्य तक जो है ऐसा माना जाता है कि इस दौरान जो है वे जो है पाल साम्राज्य के जहाँ शासन था वहाँ पर वो आए थे, और जो है वे भारत पर जो है पाल शासकों का जो है वर्चस्व था 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक। और उनकी शक्ति की जो गवाही देती है, तो उसके संदर्भ में बात किया जाए तो सुलेमान नाम के एक अरब सौदागर जो थे वे 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत आए थे, और उसने यहाँ का जो है वृत्तांत लिखा, और वह पाल राज्य को रोहिमा, जिसे जो है धर्मा भी कहा जाता है या धर्मपाल का संक्षेप कहा जाता है, उसने अपने वृत्तांत में जो है पाल राज्य की शक्ति और समृद्धि के बारे में विस्तार से चर्चा भी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे कथन दे रखा है कि बंगाल के पाल शासकों के जो है तिब्बत से भी गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। इसका कारण दे रखा है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों को तिब्बत आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के एक नए रूप को प्रचलित किया।
तो इस प्रकार आपको यहाँ पे बताना है कि जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे चौथे में देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। दक्षिण पूर्व एशिया के किस बौद्ध धर्मावलंबी शासक ने पाल शासक से नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी तथा उसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने की प्रार्थना की? तो यहाँ पे देखा जाए तो 5वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, शैलेंद्र ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है कि पाल शासक जो थे धर्मपाल, उन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दूसरा, पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तीसरा कथन कह रहा है कि पाल शासक जो थे वे जो है बौद्ध मत के संरक्षक थे। चौथा कथन है कि पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही के लिए पूछा गया है तो तीसरा और चौथा सही है, जबकि पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है। पहला दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना जो है पाल शासक धर्मपाल ने नहीं की, बल्कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी, जब जो है गुप्त शासक जो है वहाँ पे जो है शासन कर रहे थे। तो कुमारगुप्त प्रथम तभी जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। जबकि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना जो है पाल शासक धर्मपाल ने की थी, ना कि देवपाल ने। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का जो है संस्थापक था विजयालय था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो पहले पल्लवों का सामंत रह चुका था, और ये जो है चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय, और ये पहले पल्लवों का सामंत रह चुका था, और उसने 850 ईस्वी में जो है तंजावुर पर कब्जा कर चोल प्रशासन को स्थापित किया, और 9वीं शताब्दी के अंत तक जो है इसने जो है चोल कांची के पल्लवों को भी हरा दिया, और जो है पांड्यों को भी कमज़ोर कर चुके थे ये। और इस तरह जो है तमिल भूमि पर उनका काफ़ी प्रभुत्व स्थापित हुआ। एक तरीके से कहा जा सकता है उनका अधिकार स्थापित हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी? तो इनका नाम था राजेंद्र प्रथम। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो जो राजेंद्र प्रथम थे इनका शासनकाल था 1014 से 1044 ईस्वी तक, और ये जो है महान चोल शासक थे। और जो है कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय कृत्यों में से गिना जाता है। और इसमें चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार कर 2 स्थानीय राजाओं को भी पराजित किया था, और इन्हीं विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है खुद को जो है गंगा का चोल विजेता की उपाधि जो है प्रदान की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। 13वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का था? तो ये जो है वेनिस यानी इटली का रहने वाला था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है 13वीं शताब्दी में जो है केरल यानी भारत में आया था, और उसने जो है तत्कालीन दक्षिण भारत की स्थिति पर कुछ महत्वपूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किए। और जो है चोल शासन के संबंध में मार्को पोलो कहते हैं कि राजा की मृत्यु पर उसके सभी अंगरक्षक जो होते थे उसी की चिता में जलकर मर जाते थे, ऐसा उन्होंने जो है वक्तव्य दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। महान चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में गंगई कोंड चोलपुरम यानी गंगा के चोल विजेता का नगर नामक अपनी नई राजधानी को किस नदी के मुहाने पर स्थापित किया था? तो उस नदी का नाम जो है कावेरी नदी था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। चोल काल में दक्षिण भारत में निर्मित जो है राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह मंदिर जो है तंजावुर में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है देखा जाए तो राजा प्रथम जो थे एक प्रसिद्ध चोल शासक थे। उसने कावेरी के डेल्टा समेत पूरे तमिल क्षेत्र को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में
एकजुट किया और उसके प्रभाव को उत्तर में स्थित कलिंग यानी उड़ीसा तक जो है विस्तारित किया। साथ ही राजराजा प्रथम एक विजेता के साथ साथ भव्य मंदिरों के निर्माता के रूप में भी प्रसिद्धि हासिल कर चुके थे उस समय, और उसने अपनी विजय की पहचान के रूप में विभिन्न स्थानों पर विष्णु और शिव के अनेक मंदिर भी स्थापित करना शुरू करवा दिए। और इन सब में सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर कहा जाए तो तंजावुर का मंदिर था, जिसका नाम राजराजेश्वर मंदिर था, और इसका निर्माण जो है 1010 ईस्वी में पूरा करवाया गया। किसके द्वारा? राजराजा प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है कि चोल साम्राज्य 4 मंडलों यानी प्रांतों में बटा हुआ था। दूसरा कथन है चोल कालीन अभिलेखों से हमें ग्राम शासन की 2 सभाओं का ज्ञान होता है, जिसे उर तथा महासभा कहा जाता था। तीसरा कथन है उर ब्राह्मणों के गांवों में वयस्क पुरुषों की सभा होती थी। जबकि चौथा कथन है महासभा समान गांवों की आम सभा थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा और चौथा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो उर थे वो समान गांवों की आम सभा को कहा जाता था, और महासभा ब्राह्मणों के गांव में वयस्क पुरुषों की महासभा होती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। 70 सौदागरों के एक चोल प्रतिनिधिमंडल ने कब चीन का दौरा किया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो 13वें का सही जवाब होगा 1077 ईस्वी में उन्होंने चीन का दौरा किया था। और जो है चोल साम्राज्य जो है अपनी सामरिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के अलावा वाणिज्यिक एवं व्यापार के क्षेत्र में भी अग्रणी माने जाते थे, और चोल शासकों ने चीन में अनेक प्रतिनिधि मंडल भेजे थे जो अंशतः कूटनीतिक और अंशतः व्यापारिक थे। और इसी प्रकार का जो है 70 सौदागरों का एक चोल प्रतिनिधिमंडल 1077 ईस्वी में चीन गया था। एक चीनी वृतांत के अनुसार कांच का सामान, कपूर, जरी के वस्त्रों, गेंडा के सींगों, हाथी दांत आदि के रूप में दिए नजरानों के बदले उसे जो है ताम्र मुद्राओं की 81,800 मुद्राएं प्राप्त हुई, अर्थात 4 लाख रुपयों से अधिक जो है प्राप्त किए गए। इस संदर्भ में 70 सौदागरों का एक चोल प्रतिनिधिमंडल चीन के दौरे पे गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म 19वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। जबकि दूसरा कथन है कि शंकराचार्य के मतानुसार ब्रह्मा और जगत का अंतर आभासी अंतर है, वास्तविक नहीं। तो आपको यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो असत्य के लिए पूछा गया है, तो पहला कथन यहाँ पे असत्य हो जाता है, बाकी दूसरा कथन यहाँ पे सही है। पहला असत्य इसलिए है क्योंकि भारत में प्रसिद्ध दार्शनिक चिंतक जो थे शंकराचार्य, उनका जन्म जो है 9वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, ना कि कर्नाटका में। जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि कर्नाटका, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट सही है कि शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद का दर्शन कहा जाता था। उनके अनुसार ब्रह्मा और जगत एक है और उनका अंतर जो है अज्ञानता के कारण प्रतीत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए जो है विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए कह रहा है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ तक भक्ति आंदोलन अपने जनप्रिय रूप में हिंदू समाज के सभी हिस्सों को स्वीकृत हो गया, जबकि इसका कारण है कि रामानुज द्वारा स्थापित परंपरा को अनेक विचारकों ने अपना लिया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन और कारण आर दोनों सही हो जाएंगे, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है चालुक्य वंश के शासकों ने इसका निर्माण किया था। कब किया था जो है देखा जाए तो ये जो है क्योंकि जो है चालुक्य वंश का शासक जो है 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य रहा, और ये जो है जैन धर्म के प्रति जो है समर्पित थे, और उसी दौरान उन्होंने जो है इस जो है आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो है देखा जाए जो गुजरात के चालुक्य शासक थे वे जो है जैन धर्म के महान संरक्षक हुआ करते थे, और उनके काल में कुछ शानदार और जैन मंदिरों का भी निर्माण हुआ।
और उनमें से एक जो है आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी प्रमुख है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच लिखे गए कुछ जो है धर्मशास्त्रों में समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि दूसरा कथन है समुद्र यात्रा पर धार्मिक प्रतिबंध के कारण इस दौरान जो है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के समुद्री व्यापार में व्यापक रूप से गिरावट आई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो देखा जाए तो पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि जो है उन प्रतिबंधों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया और ऐसे प्रतिबंधों से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ भारत के समुद्री व्यापार में कोई बाधा नहीं पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, लिंगायत या वीर शैव आंदोलन के संस्थापक बाशव और चन्ना बाशव का संबंध किस वंश के राज दरबार से था? तो इनका संबंध जो है कलचुरी से था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, श्रवण बेल गोला जो कर्नाटका में है स्थित विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो गंग वंश के शासक ने किया था इसका निर्माण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो कर्नाटका के गंग वंश के संस्थापक थे वे जैन धर्म के महान संरक्षक भी थे और इस काल में अनेक भागों में बहुत से जैन मंदिरों और महास्तंभों का निर्माण किया गया और श्रवण बेल गोला स्थित विशाल जैन मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, गंग वंश के शासनकाल में स्थापित की गई। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है और ग्रेनाइट की चट्टान तराशकर बनाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार तथा बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का निरंतर पतन 8वीं से 12वीं सदी के भारतीय इतिहास की विशेषता है, जबकि दूसरा कथन है जैन धर्म के 4 उपहारों के अंतर्गत आभूषण और वस्त्र भी शामिल हैं, जबकि तीसरा कथन है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अनेक जनप्रिय संतों ने किया जो नयनार और जो है आलवार कहलाते थे, जबकि चौथा कथन है कि 11वीं सदी के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज की शिक्षा जो है अद्वैतवाद के रूप में जानी जाती है। पांचवा कथन है जो है नाथपंथी संप्रदाय के प्रणेता गोरखनाथ थे। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो पहला, तीसरा और पांचवा यहाँ पे सही है। पहला, तीसरा, पांचवा, जबकि दूसरा, चौथा यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जैन धर्म के 4 उपहारों के सिद्धांतों ने जैन धर्म को इस काल में कुछ लोकप्रियता प्रदान की और जैन धर्म के 4 उपहारों के अंतर्गत ज्ञान, भोजन, औषधि और आवास आते हैं। इसमें वस्त्र और आभूषण को स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। जबकि चौथा कथन इसलिए गलत है क्योंकि 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य जो थे रामानुज, इनकी शिक्षा जो है विशिष्टाद्वैतवाद कहलाती है और अद्वैतवाद 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत शंकराचार्य की शिक्षा को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21वां, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन में दे रखा है कि पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की घटनाएं अक्सर भारत को प्रभावित करती थीं तथा 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच भारत में घुसपैठ का कारण बनी। कारण ये दे रखा है कि 9वीं शताब्दी के अब्बासी राजवंश के खंडहर पर अनेक महत्वाकांक्षी राज्यों का उदय हुआ। तो यहाँ पे 21वें में देखा जाए तो कथन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी किसका दरबारी कवि था? तो ये जो है महमूद गजनवी का जो है दरबारी कवि था। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत पर कुल 17 हमले किए। आरंभिक हमले उसने हिंदू शाही राजाओं के खिलाफ किए थे। हिंदू शाही राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी वह हिंद थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सोमनाथ का मिलान किससे होगा?
मूल रूप से ये बात की जाए तो महमूद गजनवी का आक्रमण है, जहाँ जहाँ उसने आक्रमण किए एक तरफ दे रखे हैं, और दूसरी वर्ष वे आक्रमण किस वर्ष किए गए ये पूछा गया है आपसे मिलान के तहत। तो यहाँ पे देखा जाए तो महमूद गजनवी ने जो है छोटे बड़े मिला के टोटल जो है 17 आक्रमण भारत पर किए, जिसमें जो है पेशावर में जो आक्रमण किया 1001 ईस्वी में किया। सोमनाथ पे जो है कहा जाता है सोमनाथ गुजरात के जो मंदिर लूटे वो 1025 में उसने ये जो है इस घटना को अंजाम दिया, और कन्नौज पर उसने आक्रमण किया 1018 ईस्वी में, और लाहौर पर उसने आक्रमण किया 1015 ईस्वी में। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाए। पहला कथन है कि सोमनाथ जो है गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर था जहाँ लाखों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष आते थे, जबकि दूसरा कथन है सोमनाथ एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। तीसरा कथन है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को नष्ट कर दिया और उसके कुछ जो है भाग को अपने साथ जो है गजनी ले गया। चौथा कथन है सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद वापसी के क्रम में महमूद गजनवी को राजपूतों एवं जाटों के दस्तों द्वारा जो है प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे देखा जाए 25 में देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। गढ़वाल राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी दूसरी राजधानी जो है वाराणसी थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कहा जाता है कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो है प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद जो है उत्तर भारत में अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ, और उनसे जो है सबसे महत्वपूर्ण कन्नौज के, उनमें से जो है सबसे महत्वपूर्ण जो शासक थे वो कन्नौज के गढ़वाल थे। अपने चरम काल में जो है गढ़वालों ने जो है बिहार में मुंगेर से लेकर दिल्ली तक अपने राजवंश को उन्होंने विस्तारित किया, और इस वंश का सबसे महान शासक जो है गोविंद चंद्र था, और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, और बनारस यानी वाराणसी उसकी दूसरी राजधानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दे रखा है कि भाईचारे के भाव के कारण पूर्व मध्यकाल में राजपूत समाज को अनुशासित करने में काफ़ी मदद मिली, जबकि इसका कारण दे रखा है कि राजपूत समाज का आधार कुल था। हर कुल अपने आप को एक साझे वास्तविक या काल्पनिक पूर्वज की संतान मानता था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन तो यहाँ पे गलत है, बाकी जो है आर यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही आंसर होगा। क्योंकि कहा जाता है कि राजपूत समाज का आधार जो है कुल यानी क्लान था, और हर कुल अपने आप को एक साझे वास्तविक या काल्पनिक पूर्वज की संतान मानता था, और इससे एक लाभ तो राजपूत समाज को यह हुआ कि उनके बीच जो है भाईचारे या समानता का भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन इसी विशेषता के कारण उनके बीच अनुशासन बनाए रखना कठिन हो जाता था। अनेक पीढ़ियों तक चलने वाले झगड़े राजपूतों की एक कमजोरी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान थे के किस अभियान के तहत आल्हा और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे? तो यहाँ पे 28 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बुंदेलखंड अभियान के दौरान। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय था, जो 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, और तत्काल उसने जो है प्रसार की एक जोरदार नीति आरंभ की, और छोटे छोटे अनेक राजपूत राज्यों के खिलाफ संघर्ष में वह सफल हुआ। इससे मजबूर होकर वह गंगा की घाटी की ओर मुड़ गया, और उसने बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ एक अभियान चलाया, और यही संघर्ष था जिसमें आल्हा और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धा मारे गए। ये तो हो गई बात जो है किताबी बात, लेकिन जो है कहा जाता है कि उदल तो इस युद्ध में मारे गए थे, लेकिन आल्हा इस युद्ध में नहीं मारे गए थे, क्योंकि उनको जो है अमरत्व प्राप्त हो रखा था, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, और वे आज भी जीवित है ऐसा कहा जाता है। और ऐसा वहाँ की रीजनल किताबों में जो महोबा बांदा के क्षेत्र में छपती हैं, ऐसा वहाँ पे विस्तारित है। ये जो है जो नेशनल लेवल पे जो है हिस्टोरियंस है, उन्होंने इस तर्क को
अपने जो है क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको गढ़ा है, और इसमें मतलब पूर्णतः सच्चाई नहीं हमें प्रतीत होती है, क्योंकि जो है अधिकतर किताबें हैं जो रीजनल लेवल में हैं वो इस बात की पुष्टि नहीं करती हैं कि आल्हा उदल दोनों ही मारे गए थे इस युद्ध में, क्योंकि जो है आल्हा मतलब कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनसे बहुत बड़े मतलब तलवारबाज थे, बहुत बड़े योद्धा थे, ठीक है। और वे कहा जाता है कि वे बच निकले थे, और आज भी जो है मैहर में जो देवी बैठी है उन पे जो है आज भी वे जल चढ़ाते हैं और जो है माल्यार्पण करते हैं उनका, और जो है पुष्प अर्पित करते हैं, ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, जबकि दूसरा कथन है कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में बना था, और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में जो है किया गया था। इसलिए दोनों ही कथन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच प्रसिद्ध तराइन की पहली लड़ाई कब और किस क्षेत्र के विवाद के कारण हुई थी? तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो है 1191 ईस्वी में जो है तबर हिंद को लेकर जो है इनके मध्य जो है विवाद हुआ, और तराइन की पहली लड़ाई इन दोनों के मध्य लड़ी गई। क्योंकि जो है तराइन की प्रथम लड़ाई के मसले पे बात की जाए तो दो महत्वाकांक्षी राजाओं दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और मध्य एशिया के गोर प्रांत के जो है मोहम्मद गोरी के बीच जो है 1191 ईस्वी में तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी गई, और यह टकराव जो है तबर हिंद पर दोनों के दावों के साथ प्रारंभ हुआ। तराइन की इस प्रथम लड़ाई में गौर सेना पूरी तरीके से पराजित हो गई, और स्वयं जो है मोहम्मद गोरी अपनी जान बचाकर जो है अपनी जान बचाकर एक युवा खलजी सवार ने इनकी जान बचाई, और जो है अपनी जान बचाकर एक तरीके से भाग गए, ऐसा कहा जा सकता है। और पृथ्वीराज चौहान इसके बाद जो है तबर हिंद की ओर बढ़ा, और 12 माह की घेराबंदी के बाद जो है उसे जीत लिया उसने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। चंदावर का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में जो है मुइजुद्दीन मोहम्मद और जयचंद के बीच लड़ा गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो है पोलो खेलते हुए हुई थी, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए उनकी मृत्यु हुई थी, या आधुनिक समय का पोलो कहा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के आरंभिक कुछ वर्षों में इल्तुतमिश से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ का ही एक गुलाम कुबाचा ने खुद को जो है बंगाल एवं बिहार का स्वतंत्र जो है शासक घोषित कर दिया और इल्तुतमिश को चुनौती दी। जबकि दूसरा कथन है इसी प्रकार की एक अन्य चुनौती अली मर्दान खान नामक एक व्यक्ति ने भी प्रस्तुत की, जब वह स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित करके लाहौर तथा पंजाब के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो दोनों ही कथन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है इल्तुतमिश के सत्तारोहण के समय जो है अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित किया था। जबकि दूसरा ऑप्शन में देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक अन्य गुलाम कुबाचा ने लाहौर तथा पंजाब के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलूग खान था? तो बलबन का नाम जो है उलूग खान था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वह तुर्की मूल का जो है सरदार था और गद्दी पर बैठने से पूर्व वह जो है नासिरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके वह अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दे रखा है कि बलबन ने रक्त और तलवार
यानी लौह की नीति को अपनाया। जबकि दूसरा कथन है कि बलबन के शासनकाल में दिल्ली के आसपास और दोआब के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब थी। तो यहाँ पे देखा जाए ए आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, मंगोलों से भारतीय क्षेत्रों को वास्तविक खतरा किस कालखंड में पहली बार उत्पन्न हुआ था। तो मंगोलों से भारतीय क्षेत्रों को वास्तविक खतरा जो है देखा जाए तो 13वीं शताब्दी का तीसरा दशक से ये जो है प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम देखा जाए तो 1221 ईस्वी में यह खतरा उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे। तो ये जो है तुर्क अफगान जो है वंश के थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में जो है खिलजी कुलीनों के एक जो है दल ने 1290 ईस्वी में बलबन के उत्तराधिकारियों को उखाड़ फेंका और खिलजी वंश के शासन को स्थापित किया। इस घटना को जो है मध्यकालीन इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने तुर्क मूल की सत्ता को दिल्ली से उखाड़ फेंका और इस कार्य में उसे जो है गैर तुर्क मूल के लोगों का समर्थन जो है व्यापक रूप से प्राप्त हो गया। और जो है कहा जाता है कि खिलजी वंश के शासक जो है खुद को जो है तुर्क अफगान मूल के जो है समझते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के पूर्व अलाउद्दीन खिलजी किस पद पर आसीन था। तो वह जो है अवध का सूबेदार था। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी का धोखे से कत्ल करके 1296 ईस्वी में सत्ता पर खुद को काबिज किया। और इससे पूर्व वह जो है अवध का सूबेदार हुआ करता था और अवध का सूबेदार रहते हुए दक्कन में स्थित देवगिरी पर हमला करके उसने भारी खजाना भी जमा किया था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो सन 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर लंग के हमले को तुगलक साम्राज्य के अंत का आरंभ माना जाता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश के शासकों ने सन जो है 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन 1398 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद इस वंश का पतन जो है प्रारंभ हो गया और जो है औपचारिक रूप से यह 1412 ईस्वी में इनका पतन पूर्ण हो गया और ये पूरी तरीके से समाप्त हो गए। और इसे दूसरे रूप में इस प्रकार से भी जो है व्यक्त किया जा सकता है कि 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर के पहले हमले को तुगलक साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान था देखा जाए तो ये था रणथंभौर अभियान, जो 1301 ईस्वी में किया गया। इसके बाद था चित्तौड़ का अभियान 1303 में हुआ। इसके बाद हुआ वारंगल का अभियान 1309 से 11 के मध्य हुआ। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय एक जीतल यानी मुद्रा की कीमत 48 टंके के बराबर होती थी, जबकि दूसरा कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मन यानी अनाज माप की इकाई 15 किलोग्राम के बराबर होती थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 41 में देखा जाए तो केवल बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहला इसलिए गलत है यहाँ पे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है टंका और जीतल मुद्रा की दो प्रचलित जो है प्रणालियाँ विकसित थी। टंका चांदी के सिक्के को कहा जाता था और जीतल तांबे के सिक्के को कहा जाता था। एक टंका 48 जीतल के बराबर होता था, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहा जा सकता है कि गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है।
और वर्तमान परिदृश्य में बात की जाए तो एक मन में जो है 40 किलोग्राम होते हैं, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है एक मन में 15 किलोग्राम होते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दे रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया, जबकि कारण दे रखा है कि अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण का खतरा सबसे अधिक बढ़ गया था। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है। मोरक्को यानी अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, यानी 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस समय दिल्ली के शासन पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार था। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की अनेक घटनाओं और सुल्तान की नीतियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है। मोहम्मद बिन तुगलक के अनेक साहसी प्रयोगों में से एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा को किस धातु में जो है जारी किया था या किस धातु में प्रचलित किया था? तो यहाँ पे जो है 44 में देखा जाए तो कांसा के रूप में उसने प्रसारित किया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि फिरोज शाह तुगलक ने संतों की मज़ारों पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी, जबकि दूसरा कथन है कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर देने से मुक्त कर रखा था। तीसरा कथन है वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए, जबकि चौथा कथन है कि फिरोज शाह तुगलक को सार्वजनिक निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। तो यहाँ पे सही कथन कौन सा ये आपको बताना है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, जबकि पहला, तीसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही है। दूसरा क्यों गलत है इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर देने से मुक्त रखने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे फिरोज शाह तुगलक का तर्क था कि जो है शरीयत में इस बात के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है। ख्वाजा जहां नामक प्रसिद्ध वजीर दिल्ली सल्तनत के किस शासक का था? किस शासक का वजीर था ये आपको बताना है। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वजीर था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला दे रखा है दीवाने बंदगान, इसका मिलान होगा दास विभाग से संबंधित है ये, और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने इंसा ये राजकीय पत्राचार विभाग होता था, चौथे से मिल जाएगा। दीवाने अर्ज ये एक सैन्य जो है विभाग होता था। दीवाने रिसालत ये होता था धार्मिक प्रबंधन होता था। इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है। सल्तनत कालीन प्रशासन में शाही कारखानों के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इनको जो है वकील ए दर कहा जाता था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों को ऊपर से नीचे के क्रम में सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो पहले सूबा होगा, फिर सिख होगा, फिर जो है परगना होगा, फिर गांव होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था वो अनेक क्षेत्रीय इकाइयों के अनुसार विभाजित किया गया था। केंद्रीय प्रशासन के नीचे सूबा जिसे प्रांत कहा जाता है वो होता था। सूबे के नीचे जो है सिख नामक प्रशासनिक इकाई होती थी और सिख के नीचे जो है परगना होता था, जिसमें संभवतः 84 से 100 तक गांव होते थे, जिसे चौहानी या 84 भी कहा जाता था। गांव जो होते थे वो प्रशासनिक स्तर पर सबसे नीचे की इकाई को गांव कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ दे रखा है सल्तनत कालीन पद दे रखा है और उन पदों से संबंधित जो है कार्यों का जो है
अवलोकन दे रखा है। तो मुकद्दम दे रखा है वो एक प्रकार से गांव का मुखिया होता था, यानी प्रधान होता था, तो इसका दूसरे से मिलान हो जाएगा। और खूत होता था, खूत भूस्वामी होता था, इसलिए ये जो है सी से इसका मिलान हो जाएगा। और जो आमिल होता था वो परगने का प्रमुख होता था, और जो है बारीद होता था वो जासूस होता था। इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। कथन में दे रखा है कि सल्तनत कालीन राज्य की प्रकृति औपचारिक अर्थ में इस्लामी था। कारण दे रखा है कि उलमा यानी धार्मिक प्रमुख को राज्य की नीतियों में दखल देने का व्यापक अधिकार प्राप्त था। यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन सही है, आर यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि 52 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में जो है जवाबित शब्दावली का क्या अर्थ है। तो 52 में देखा जाए इसका अर्थ है सुल्तान का कानून। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। बहमनी साम्राज्य कब अस्तित्व में आया था। तो यह जो है 1347 ईस्वी में अस्तित्व में आया, और एक अफगान मूल का व्यक्ति अलाउद्दीन हसन उसका संस्थापक था। उसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वह गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहकर ऊपर उठा था, और सत्ता संभालने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच टकराव का प्रमुख मुद्दा जो है तुंगभद्रा का दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो यह जो है कृष्णा और जो है तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ये 30,000 वर्ग मील है, और अपनी संपदा और आर्थिक संसाधनों के कारण यह पहले पश्चिमी चालुक्यों और चोलों के बीच तथा बाद में यादवों और होयसलों के बीच टकराव का कारण रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था। तो उनका संबंध जो है तुलु वंश से था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व जो है 1136 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें जो है 4 राजवंशों ने शासन किया। पहले थे संगम वंश, दूसरा था सुलुवा वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा है जो है अरविडु वंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। रिक्त यहाँ पे देखा जाए तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीन कर जो है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने अपनी नई नीति का आरंभ किया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो है अमरम किस प्रकार के क्षेत्र को सूचित करता है। तो यह जो है सैन्य सरदारों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को सूचित करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि खान देश को मुगल साम्राज्य में 1602 ईस्वी में मिला लिया गया, और जो है दूसरा कथन है कि मलिक अंबर का जन्म जो है इथियोपिया में हुआ था। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है खान देश को मुगल साम्राज्य में 1601 में मिला लिया गया था, ना कि 2 में, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जबकि अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मलिक अंबर ने ठेके यानी इजारा पर जमीन देने की व्यवस्था लागू की थी, जबकि दूसरा कथन है कि मलिक अंबर ने पुराने जब्ती व्यवस्था को त्याग दिया, जो किसानों के लिए तबाही का कारण था। यहाँ पे असत्य कथनों को देखना है कि कौन से कथन यहाँ पे असत्य है। यहाँ पे तो दोनों ही कथन असत्य हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो मलिक अंबर का यहाँ पे जो है चर्चा की गई है, यहाँ पे मलिक अंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टोडरमल ने होना चाहिए, क्योंकि टोडरमल की माल गुजारी व्यवस्था को लागू करके मलिक अंबर ने जो है निजाम शाही
राज्य के प्रशासन में सुधार लाने का प्रयास किया और उसने ठेके पर जमीन देने की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी, जो किसानों के लिए तबाही का कारण था। और उसने स्थान पर उसने जब्ती व्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न स्थानों पर कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि अकबर से पहले इब्राहिम कुतुब शाह ने जो है कैथलिक मिशनरियों को अपने दरबार में जो है निमंत्रित किया। दूसरा कथन है अली आदिल शाह को गरीबों का दोस्त कहा जाता था। तीसरा कथन है किताबे नौरस की रचना अली आदिल शाह ने की थी। तो यहाँ पे कितने कथन असत्य हैं? यहाँ पे तीनों ही कथन असत्य हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो जो दक्षिणी राज्य थे उनमें जो है अनेक सांस्कृतिक योगदानों का जो है श्रेय जाता है दक्षिणी राज्यों को। और अली आदिल शाह को जो है हिंदू मुस्लिम संतों से चर्चा करना पसंद था और उसे सूफी कहा जाता था। उसने अकबर से भी पहले जो है कैथलिक जो है मिशनरियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया था और उसके पास एक जो है उम्दा पुस्तकालय था जिसमें उसने संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान वामन पंडित को नियुक्त किया था और उसके अधिकारियों ने भी संस्कृत एवं मराठी को संरक्षण देना जारी रखा। इसके अलावा जो है अली आदिल शाह का उत्तराधिकारी हुआ इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जो 9 साल की आयु में गद्दी पर बैठा। वह गरीबों पर बहुत मेहरबान था और जो है अबला बाबा खुद को कहलाता था, यानी गरीबों का दोस्त खुद को कहलाता था। इसके अलावा जो है संगीत में उसकी गहरी दिलचस्पी थी और उसने एक किताब जो है किताब ए नौरस शीर्षक की भी रचना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बुरहान निजाम शाह काव्य में धर्मनिरपेक्षता का सुर लाने वाला पहला शायर था। दूसरा कथन है राजा मनोहर और मधुमालती की प्रेम गाथा के रचनाकार महाकवि नुसरती हैं। तीसरा कथन है दक्कन से उर्दू 16वीं सदी में उत्तर भारत में आई। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 61 में देखा जाए तो केवल एक कथन यहाँ पे सही है। कौन सा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला और तीसरा यहाँ पे, पहला दूसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, इब्राहिम रौजा क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है इब्राहिम रौजा जो है इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है और इसकी शैली अपनी निखार की पराकाष्ठा पर भी पहुंच चुकी है और बहुत ही प्रसिद्ध है। और गोल गुम्बज का निर्माण के बारे में बात की जाए तो गोल गुम्बज का निर्माण जो है 1660 ईस्वी में हुआ। यह अभी तक की सबसे बड़ी गुम्बद भी कहलाती है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अकबर द्वारा ऐसी व्यवस्था आरंभ की गई जिसमें जात का मनसब बढ़ाए बिना चुनिंदा अमीरों को अधिक संख्या में सैनिक रखने की अनुमति दी गई। जबकि दूसरा कथन है कि मुगल शासनकाल में जमा दामी दस्तावेज राजस्व विभाग का लेखा जोखा होता था। तो यहाँ पे असत्य कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, जबकि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अकबर और औरंगजेब के काल में अमीर वर्ग में पर्याप्त जो है स्थायित्व आया था। जबकि दूसरा कथन है मुगल अमीर वर्ग में विदेशियों की भरमार थी जो एक दूसरे को दरबारी के रूप में आने के लिए प्रेरित करते थे। यह कथन जो है टवेर्नियर का है।
तो सत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करें। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कंदहार, काबुल और हेरात जाने वाली सड़कों के सड़कों के संधि स्थल पर स्थित था और कंदहार 1522 ईस्वी में बाबर के अधीन आया था। यहाँ पे देखा जाए तो सत्य के लिए पूछा है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सफ़ी खुद को पैगंबर से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति के दावेदार मानते थे, जबकि दूसरा कथन है कि गोल गुम्बज का निर्माण 1679 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि गोल गुम्बज का निर्माण 1660 ईस्वी में हुआ था और ना कि 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्न कथनों पर विचार करें। डच ने 1606 में कोचीन में अड्डा स्थापित किया था, जबकि दूसरा कथन है कि डच मूलतः कपड़ों के व्यापार हेतु पूर्व आए थे। यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाता है कि तीखे पुर्तगाली विरोध के बावजूद जो है डचों ने 1606 में गोलकुंडा की सुल्तान से एक फरमान हासिल करके मसूलीपट्टनम में अपना अड्डा बना लिया और उन्होंने मसाला द्वीपों यानी जावा और सुमात्रा में भी पैर जमाना शुरू कर दिया, जिसके चलते 1610 तक वे मसालों के व्यापार पर हावी हो गए या हावी हो चुके थे और डच मूलतः मसालों के व्यापार के लिए ही पूर्व में आज आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1618 में अंग्रेजों ने जहांगीर से रॉल्फ फिंच की सहायता से फरमान प्राप्त किया था, जबकि दूसरा कथन है अंग्रेजों ने 1622 में ईरानी फौजों की मदद से हरमुज पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पे देखा जाए तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कैलिफोस शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य मोटा सूत कपड़ों से है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसका सर्वाधिक उत्पादन खरखेज, गुजरात और आगरा के पास बयाना में पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े थे, जो उन दिनों यूरोप के सबसे बड़े नगरों में से एक था। टॉमस रो का कथन है, जबकि दूसरा कथन है कि जिसुइट पादरी मोंसरेत जहांगीर के दरबार में आया था। यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन असत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, रस्त्रा खान अवस्थित है, ये बाकू एवं वोल्गा नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इब्राहिम आदिल शाह के राज्य में मुरहरी राव पेशवा पद तक पहुंचा। अहमदनगर राज्य में नायकवारी सैनिक एवं भूस्वामी तत्व ज़्यादा है। यहाँ पे देखा जाए दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मेहराब एवं गुम्बद तुर्क या मुस्लिम आविष्कारक थे। दूसरा कथन है अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के पास करवाया था। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अलाई दरवाजा में अवस्थित गुम्बद सही वैज्ञानिक ढंग से बना पहला गुम्बद है। जलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे देखा जाए केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के इलाके से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सीरी को अपनी राजधानी बनाया था, ना कि जलाउद्दीन ने, इसलिए यहाँ पे तीसरे नंबर का स्टेटमेंट गलत हो जाता है।
जबकि 74 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि समतल दीवारें जो है तुगलक वास्तुकला की एक विशेषता है, इसे जो है नींव प्रवण कहते हैं। जबकि दूसरा कथन है कि फिरोज तुगलक की अधिकतर इमारतों में नींव प्रवण का प्रयोग दिखता है। यहाँ पे असत्य कथनों का चुनाव करना है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन असत्य है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, अमृत कुंड पुस्तक का संबंध किससे है? तो अमृत कुंड पुस्तक का संबंध जो है योग से है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। दूसरा कथन है रामानंद के शिष्य थे। तीसरा कथन है रामानंद ने विष्णु की जगह राम की आराधना पर बल दिया। यहाँ पे असत्य कथन देखना है, तो दूसरा कथन यहाँ पे जो है असत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है रामानंद जो है रामानुज के शिष्य थे और उनका जन्म प्रयाग यानी पूर्व के इलाहाबाद में हुआ था। वे वहीं तथा बनारस में ही रहे। उन्होंने विष्णु की जगह राम की अवधारणा पर बल दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो है चारों वर्गों को अपने भक्ति मार्ग का उपदेश जो है के रूप में अवतरित किया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, हकायक आ हिंदी नामक प्रबंध ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ जो है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। जबकि दूसरा कथन है कि मान कौतूहल ग्रंथ जो है युद्ध से संबंधित ग्रंथ है। जबकि तीसरा कथन है कि बंगाल के नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो उपरोक्त में से कितने कथन जो है असत्य हैं, ये आपको बताना है। तो 79 में देखा जाए तो तीनों ही कथन यहाँ पे जो है असत्य है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि संगीत के क्षेत्र में समन्वय की प्रक्रिया जो है फिरोज तुगलक के काल में जारी रही और हर जुम्मा यानी शुक्रवार की नमाज के बाद संगीत जो है सुना करता था। और भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का उसी काल में फारसी अनुवाद हुआ था। इसके अलावा संगीत सभाएं सूफियों को जो है खानकाहों से निकलकर जो है कुलीनों के महलों तक जा पहुंची। और जौनपुर का शासक सुल्तान हुसैन सरकी संगीत का महान संरक्षक था। माना जाता है कि सूफी संत पीर बोधन इस काल के दूसरे महान संगीतकार थे। इसके अलावा एक और क्षेत्रीय राज्य था ग्वालियर, जहाँ पर जो है संगीत को जो भरपूर प्रश्रय मिला। और ग्वालियर के जो राजा थे मान सिंह एक बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे और उसी के तत्वाधान में जो है संगीत ग्रंथ मान कौतूहल की रचना की गई, जिसमें जो है मुसलमानों द्वारा प्रचलित जो है सभी नए संगीत के रागों को शामिल किया गया। इसके अलावा जो है नुसरत शाह ने जो है महाभारत और रामायण के बांग्ला अनुवाद करवाए, ना कि फारसी अनुवाद करवाया। और उनके संरक्षण में माला जो है भागवत का बांग्ला अनुवाद किया और बांग्ला कवियों को उसके द्वारा दिए गए संरक्षण का जिक्र पहले ही किया जा चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों ही कथन गलत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है फतवा ए आलमगिरी एक विधि संहिता है। दूसरा कथन है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1252 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है आपको 80 में। यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही अरबी संहिताएं तैयार की गई और इन अरबी संहिताओं में सबसे जो है प्रसिद्ध जो है फतवा ए आलमगिरी थी, जो औरंगजेब के काल में न्याय शास्त्रियों के एक दल द्वारा तैयार की गई विधि संहिता थी। और इस समय जो है सबसे उल्लेखनीय जो लेखक थे वो फारसी लेखक अमीर खुसरो थे। उनका जन्म जो है पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1252 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81,
निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हेमचंद्र सूरी का योगदान संस्कृत के विकास में उल्लेखनीय रहा है, जबकि दूसरा कथन है कि मिताक्षर की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। तो यहाँ पे देखा जाए सही कथन का चयन करना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र एवं नई संगीत पद्धतियों का जो है आविर्भाव हुआ था, तो किनके साथ हुआ था? तुर्कों के साथ। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। शेरशाह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शेरशाह का अंतिम जो है अभियान कालिंजर के खिलाफ था, जबकि दूसरा कथन है कि कालिंजर अभियान को जीतने के बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तीसरा कथन है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी जो है इस्लाम शाह बना था। तो यहाँ पे उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। शेरशाह के शासनकाल में गांव के स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गांव के स्थानीय मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कई गांवों के समूह को परगना कहा गया और परगना से ऊपर की इकाई को चक्र कहा जाता था, जो मुंसिफ ए मुंसिफान के अंतर्गत होती थी। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो एक तो यहाँ पे कई गांवों के समूह को परगना कहा जाता था, ये सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे इसलिए गलत हो जा रहा है क्योंकि जो है परगना से ऊपर जो है सिख या सरकार होती थी, जो एक सिकदार सिकदारान या फौजदार और एक मुंसिफ ए मुंसिफान के अंतर्गत होती थी, इसलिए यहाँ पे दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। शेरशाह कालीन मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि चांदी के सिक्के को दाम कहा जाता था, ये भी गलत है। तांबे के सिक्के को रुपया कहा जाता था, ये भी गलत है। और उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये भी गलत है, क्योंकि जब ऊपर के दोनों ही सही नहीं है तो तीसरा तो अपने आप गलत हो गया। तो सही कौन सा होगा? डी ऑप्शन। उपर्युक्त में से कोई सा भी नहीं, क्योंकि शेरशाह के मुद्रा संबंधी सुधारों ने वाणिज्य और हस्तशिल्पों को बढ़ावा दिया, और उसने पहले जैसे मिश्र धातु के खोट मिले सिक्कों की जगह एक समान मानदंड वाले सोने चांदी और तांबे के सुंदर सिक्के ढलवाए, और उसका चांदी का रुपया इतना सुंदर ढला हुआ था कि उसके बाद सदियों तक वह मानक मुद्रा बना रहा, और पूरे जो है साम्राज्य में माप तौल को प्रमाणित बनाने के प्रयासों ने भी जो है व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी सहायता पहुंचाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। शेरशाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा होता था? तो यहाँ पे 87 में देखा जाए तो 87 में 1/3 हिस्सा होता था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। दिल्ली सल्तनत के दौरान गजे सिकंदरी नामक गज का एक नया माप किसने शुरू किया था? तो यह माप जो है सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। आदिल शाह ने विक्रमाजीत की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो आदिल शाह ने हेमू को जो है विक्रमाजीत की उपाधि प्रदान की थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाए तो चुनार से लेकर बंगाल की सरहद तक जो है जो क्षेत्र फैला हुआ था, उसमें शेरशाह के भतीजे जो थे आदिल शाह, उन्हीं के हाथों में ये पूरा क्षेत्र था। और हेमू जिसने जो है इस्लाम शाह के काल में बाजार अधीक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया, उसने जो है उसके संदर्भ में बात की जाए तो आदिल शाह के अंतर्गत वह जो है तेज़ी से उभरा, और उसने 22 लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें से एक में भी वह नहीं हारा था। इसके अलावा आदिल शाह ने उसे विक्रमाजीत की उपाधि इसलिए प्रदान की और उसे मुगलों को बाहर निकालने का काम सौंप दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। अकबर के शासनकाल के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें। तो सूची फर्स्ट में भूमि के प्रकार है, सूची सेकेंड में उनसे संबंधित विशेषता है।
तो पोलज की विशेषता क्या है? तो पोलज की विशेषता ये है कि ये जो है प्रत्येक वर्ष जुताई की जाने वाली भूमि है, और प्रति क्या है, खेती योग्य नहीं होती है, और चाचड़ क्या होती है? चाचड़ जो है 2 या 3 वर्ष में प्रति पड़ी भूमि है, और बंजर क्या है? 3 वर्ष से अधिक प्रति पड़ी भूमि है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अकबर के शासनकाल में सबसे कम मनसब 10 का तथा सबसे अधिक जो है 5000 का था। दूसरा कथन है कि अकबर के अंतिम दौर में सबसे ऊंचे मनसब को 5000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला दूसरा 2 कथन यहाँ पे सही है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था, जबकि दूसरा कथन है कि मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को वाकियान वीस कहा जाता था, जबकि तीसरा कथन है कि मुगल काल में सूचना अधिकारी को बरीद कहा जाता था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं कि दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ कि मीर बख्शी जो थे उनके साम्राज्य की जो है गुप्तचर और सूचना सेवाओं का भी जो है प्रमुख होता था, और गुप्तचर अधिकारी जो होता था जिसे बरीद कहा जाता था, और सूचना अधिकारी जिसे वाकियान वीस कहा जाता था, साम्राज्य के सभी भागों में नियुक्त किए गए। ठीक है, तो जो वाकियान वीस होता था उसे जो है सूचना अधिकारी कहा जाता था, ना कि गुप्तचर अधिकारी, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। इसके अलावा कहा गया है कि मुगल काल में सूचना अधिकारी को बरीद कहा जाता था, जबकि गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, मुगल कालीन वास्तुकला के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित महल सह किला का निर्माण गुजरात बंगाल शैली में किया गया। तो ये कथन सही है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अर्ध गुम्बदाकार शैली में किया गया है, ये भी सही है। तीसरा कथन है कि संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल तथा जड़ाऊ नक्काशी का प्रयोग शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। ये कथन जो है सही माना जाएगा, क्योंकि ये गलत है कथन, क्योंकि ये जो है संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल जो है जड़ाऊ नक्काशी का प्रयोग शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। ये कथन यहाँ पे गलत है। क्योंकि देखा जाए तो जहांगीर के काल के अंतिम भाग में पूरी तरीके से जो है संगमरमर की इमारतें जो थी बनवाने का तथा दीवारों को फूलदार आकृतियों से सजाने का चलन शुरू हुआ, जो मूलवान पत्थरों की बनी होती थी, और जो है साज सज्जा की ये शैली जिसे जो है जड़ाऊ नक्काशी कहते हैं, शाहजहां के काल में और भी लोकप्रिय हो गई। लेकिन प्रारंभ जो हुई थी ये कला और ये नक्काशी का प्रयोग जो है ये जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, इसलिए ये कथन गलत था। इसलिए अगला जो डी ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक सही है, गलत नहीं है कथन। तो ए, बी और डी सही है, सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मुगल चित्रकला का चरम जहांगीर के काल को माना जाता है। दूसरा कथन है कि अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन प्रारंभ हुआ। राजस्थान तथा पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकला का विकास औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीनता के कारण हुआ। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो मुगल कालीन चित्रकला के संदर्भ में देखा जाए तो ये तीनों ही कथन सही होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया। तो ये जो है फैजी की निगरानी में जो है महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसके शासनकाल में हुआ? मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखा जाए तो औरंगजेब के जो है हरम की रानियों ने तथा शाहजादों और अमीरों ने संगीत को संरक्षण देना जारी रखा। यही कारण है कि शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक किताबें और औरंगजेबी दौर में लिखी गई। लेकिन संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास जो है 18वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है, जब मोहम्मद शाह का शासनकाल चल रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सिखों के धर्म ग्रंथ, जिसे ग्रंथ साहिब कहा जाता है, का संकलन गुरु रामदास ने किया। दूसरा कथन है गुरु अर्जुन दास ने सिखों से चढ़ावे की वसूली की व्यवस्था की, जो उनकी आय का 1/3 हिस्सा होता था। तो सत्य कथन का यहाँ पे चयन करें। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। दोनों कथन क्यों गलत है? क्योंकि देखा जाए तो पहले जो 4 सिख गुरु थे उनने जो है मौन, ध्यान और जो है विद्वत्ता की परंपरा को जारी रखा। लेकिन 5वें गुरु हुए अर्जुन दास, जिन्होंने सिखों का जो धर्म ग्रंथ था उसको संकलित किया, जिसे आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब कहते हैं। और गुरु में आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार का नेतृत्व समाहित है। इस बात पर जोर देने के लिए वे अभिजात शैली में रहने लगे। उन्होंने अमृतसर में शानदार भवन बनवाए। वे शानदार वस्त्र पहनते थे और मध्य एशिया से आए सुंदर घोड़े रखते थे तथा उनकी सेवा में प्यादे रहते थे। पंथ को बढ़ाने के लिए उन्होंने सिखों से चढ़ावे की वसूली की व्यवस्था आरंभ की। यह उनकी आय का 10वां भाग होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड का मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 98 में हम देखते हैं कि जो संत थे वे जो है, जो दादू दयाल थे वे जो है गुजरात और राजस्थान से संबंधित थे, और तुकाराम जो थे वो महाराष्ट्र से, और रघुनंदन जी थे वो बंगाल से। तो इस प्रकार से कूट का मिलान होगा। डी ऑप्शन पहला, तीसरा और दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रमानुसार निर्धारित करें। धर्माट का युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 को जो है धर्माट का युद्ध जो है औरंगजेब तथा दारा सिकोह के सहयोगी जो थे जसवंत सिंह राठौर उनके बीच लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। तो 1658 में। सुलेमान सिकोह द्वारा बनारस में सुजा की पराजय कब हुई? यह हुई 1658 में। ये भी हुई फरवरी 1658 में। फरवरी 1658 और ये हुआ अप्रैल। अगला है सामूगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई? 29 मई जो है 1658 में। ये भी दारा सिकोह तथा औरंगजेब के मध्य लड़ी गई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। तो इस प्रकार से कूट बनेगा दूसरा, पहला, तीसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है औरंगजेब के साथ दारा सिकोह की आखिरी बड़ी लड़ाई थी? तो इस लड़ाई का देवराई की लड़ाई नाम दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये अजमेर के पास जो है देवराई की लड़ाई लड़ी गई मार्च 1659 में। औरंगजेब के साथ दारा सिकोह की ये आखिरी बड़ी लड़ाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। औरंगजेब के आदर्शों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया, जिसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था जवाबित ए आलमगीर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? तो ये पुस्तकें जो है औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई, क्योंकि हमें ये भी देखने को मिलता है कि औरंगजेब ने जो है दरबार में गायन पर प्रतिबंध लगा दिया था और सरकारी संगीतकारों की छुट्टी कर दी थी। लेकिन वाग संगीत और नौबत यानी शाही नगाड़ा जारी रहे। इसके अलावा हरम की महिलाएं भी गायन को संरक्षण देती रहीं तथा शहजादे और अमीर भी।
यह बात कुछ दिलचस्प और हो जाती है क्योंकि माना जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें जो है औरंगजेब के काल में लिखी गई तथा स्वयं औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक भी थे और वे इस चीज़ को जो है प्रोत्साहित भी करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, औरंगजेब द्वारा किए गए कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? पहला है कि सिक्कों पर कलमा जो है उन्होंने जो है दर्ज किया, ये गलत है। दूसरा है नवरोज त्यौहार मनाया जाना बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन का रिवाज समाप्त करना, ये भी सही है, ये भी सही है। बनारस का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया। 103 का जो है देखा जाए तो यहाँ पे जो है चौथा भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गलत के लिए पूछा गया है, तो गलत तो केवल पहला है क्योंकि अपने शासनकाल के आरंभ में ही उसने जो है सिक्कों पर कलमा दर्ज किए जाने से मना कर दिया था कि कहीं हाथ से हाथ में जाते हुए कोई सिक्का किसी के पैर के नीचे ना आ जाए या दूसरे तरीके से अपवित्र ना हो जाए, इसलिए उसने कलमा नहीं दर्ज करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शरीयत के अनुसार जजिया एक जो है वाजिब कर है। दूसरा कथन है जजिया केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर है। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों ही कथन सही हैं, असत्य तो है ही नहीं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो है गोखला के नेतृत्व में हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो है गोखला जो है एक जमींदार था और उसके नेतृत्व में जो है 1669 में मथुरा के जाटों ने जो है एक नेतृत्व के साथ जो है विद्रोह किया और क्षेत्र के किसानों में यह विद्रोह जो है तेजी से फैला और उसे कुचलने के लिए औरंगजेब ने स्वयं कूच करने का निर्णय लिया। हालांकि जाट विद्रोहियों की संख्या 20,000 तक चली गई थी, पर वे संगठित बादशाही सेना का मुकाबला नहीं कर सके और एक तीखी लड़ाई में जाटों की यहाँ पे हमें हार देखने को मिलती है और गोखला को पकड़कर जो है औरंगजेब ने निर्ममतापूर्ण जो है उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्ष 1686 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई। दूसरा कथन है गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे जो सही कथन है वो केवल दूसरा है, पहला यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि खालसा की स्थापना जो है 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी और यह एक प्रकार का सैन्य संगठन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण औरंगजेब के किस सूबेदार ने उनकी हत्या कर दी थी? तो उनके जो सूबेदार थे वजीर खान, ये ऑप्शन सही जवाब है। उन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण उनकी हत्या कर दी थी। देखा जाए तो औरंगजेब जो थे गुरु की बढ़ती शक्ति से काफ़ी चिंतित थे। इसके चलते इसने जो है औरंगजेब ने जो है लाहौर के सूबेदार और सरहिंद के फौजदार वजीर खान को गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध जो है नियुक्ति प्रदान की और वजीर खान ने धोखे से गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को पकड़कर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए बाध्य किया। ऐसा नहीं करने पर उनकी हत्या भी कर दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, मुगल परंपरा के अनुसार विवादास्पद उत्तराधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विवादास्पद उत्तराधिकार के मामले में राज्य को मुगल प्रशासन यानी खालिसा के अंतर्गत रखा जाता था। बाद में चुने हुए उत्तराधिकारी को राज्य सौंप दिया जाता था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, किस वर्ष शिवाजी ने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जवाली को जीता? तो उन्होंने 1656 में जीता। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित घटनाओं के सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला कथन है कि शिवाजी द्वारा अफजल खान का वध किया गया 1659 ईस्वी में। जय सिंह तथा शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर हमला कब किया गया? 1664 में। और शिवाजी द्वारा पूना में
जो है शाइस्ता खान के कैंप पर हमला कब किया गया? 1663 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, बन्नी हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? तो बन्नी हट्टी की लड़ाई जो है विजयनगर साम्राज्य का विघटन के लिए जानी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो वह जो है देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन से? एक तो थे निकोलो कोंटी जो 1420 ईस्वी में आए थे, उस समय शासक थे देवराय फर्स्ट। और डोमिंगो पायस जो आए थे 1515 ईस्वी में, उस समय शासक थे कृष्णदेव राय। और अगले जो यात्री थे नूनिज, वो 1535 ईस्वी में आए थे, उस समय जो है शासक कौन थे? अच्युत राय थे उस समय शासक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा जो है सोकोतरा द्वीप में एक सैन्य अड्डा बनाया गया था? तो यहाँ पे जो है पुर्तगालियों द्वारा ये जो है अड्डा बनाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है 1507 से 1511 के बीच जो है पुर्तगाली का इस द्वीप पर पुर्तगालियों का इस द्वीप पर एकाधिकार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, दक्षिण भारत के पालेगार यानी पॉलीगर कौन थे? तो इस समय पॉलीगार थे सैन्य नियंत्रण अधिकारी थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, विजयनगर साम्राज्य में जिला का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पे नाडु शब्द का उपयोग किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा प्रशासनिक इकाई के लिए मुखिया शब्द और मंडलम यानी स्रोत के लिए मंडलेश्वर, नाडु जिला के लिए नाट प्रभु और ग्राम यानी गांव के लिए गौड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक था अहमद शाह प्रथम। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसने मालवा के शासक जो थे होशंग शाह उसको पराजित किया और 1413 ईस्वी में वर्तमान साबर नदी के किनारे जो है अहमदाबाद नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। और वह प्रसिद्ध कवि भी था, वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का वारंगल के जो है कातकियों के सामंत थे। दूसरा कथन है कि इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था। जबकि तीसरा कथन है कि हरिहर और बुक्का के गुरु जो है विद्यारण थे। चौथा कथन है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कथन कौन से हैं? तो यहाँ पे चारों ही कथन सही है, इसलिए गलत तो कोई है ही नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपने आप सही हो जाएगा आंसर, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया? तो यहाँ पे ए ऑप्शन का मिलान को बारे में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो ये थे हरिहर द्वितीय, तो इसका मिलान हो जाएगा तीसरे से। बी ऑप्शन में है किस शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया? तो यहाँ पे जो है अष्ट दिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया कृष्णदेव राय के दरबार में, तो इसका मिलान हो जाएगा चौथे से। किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? जो है विजयनगर के बुक्का प्रथम जो थे
उनके शासनकाल में, तो दूसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक का प्रथम की, ये माफ़ कीजिएगा, ये सी ऑप्शन अभी होल्ड कर लेते हैं, सी ऑप्शन मिलान नहीं होगा, इसका होगा बुक का प्रथम। इसके अलावा गुगरी महल की स्थापना मानसिंह द्वारा की गई थी, मानसिंह द्वारा की गई थी। और जो है जौनपुर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, इसका मिलान इससे हो जाएगा। अब जो बचा है देव राय द्वितीय, तो किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो इस प्रकार से यहाँ पे कूट बन गया बी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। मलिक सरवर, तो मलिक सरवर जो थे वे जो है मलिक राजवंश का पहला शासक था और जो तुगलक के अधीन वजीर था, और 1394 में उन्होंने खुद को जौनपुर के स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। तो जौनपुर सल्तनत के स्वतंत्र शासक थे जफर खान जो है दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और वह गुजरात सल्तनत से थे। तो यहाँ पे पहले से मिलान हो जाएगा। दिलावर खान धुरी, जिनको दिलावर खान गौरी भी कहा जाता था, ये मालवा प्रांत के गवर्नर थे। तो ये चौथे से मिलान हो जाएगा। अलाउद्दीन हसन बहमनी सल्तनत से संबंधित थे। इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1358 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खान के सम्मान में किया था। और जौनपुर अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और इसी विशेषता के कारण जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, मानव विकास के सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आयाम शामिल है। तीसरा कथन है भारत 193 देशों में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 193 देशों और क्षेत्रों में भारत 134वें स्थान पर है, ना कि 135वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला कथन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। जबकि दूसरा कथन है कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है। जबकि तीसरा कथन है कि सिपरी की स्थापना 1966 में हुई थी। और चौथा कथन है कि सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो 122 में देखा जाए तो दूसरा और चौथा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है सिपरी एक जो है स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में की गई, ठीक है। और इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, ना कि ब्रुसेल्स में है। और 11 मार्च 2024 को सिपरी की रिपोर्ट जो है रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है और पिछले 10 वर्षों में भारत के हथियार आयात में लगभग 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, ना कि 5.7% की। इसलिए दूसरा चौथा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। जबकि दूसरा कथन है इस ब्रिज को ओखा बेअड द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तीसरा कथन है कि इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो 123 में देखा जाए तो तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी
FATF एक अंतर सरकारी संकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों ने 1989 में स्थापित किया था। FATF की बैठक एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है। तीसरा कथन है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि अभी हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित वित्तीय कार्यवाही बल यानी FATF ने संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है और UAE को ग्रे लिस्ट से हटाने से निवेश परिदृश्य खासकर भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में सकारात्मक परिवर्तन होने की संभावना देखी जा रही है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, केवल पहला दूसरा सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया। 5F फार्मूला में क्या शामिल नहीं है? जिसमें फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसके तहत जो है कुछ मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। ये फूड पार्क जो है तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। और 5F फार्मूला में शामिल है, पहला है फार्म टू फाइबर, दूसरा है फाइबर टू फैक्ट्री, तीसरा है फैक्ट्री टू फैशन, चौथा है फैशन टू फॉरेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है वर्तमान में 5 राज्यों या यूटीज़ में महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, बिहार में 183 खुदरा दुकान खोले गए हैं। तो आपको यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे कोई सभी कथन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है अभी हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जो है, ना कि कोयला मंत्रालय द्वारा जो है क्रांतिकारी ऑटोमेटिव ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया है, इसलिए पहला गलत है। और यहाँ पे 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु में चुनिंदा 183 जो है खुदरा दुकानों पर इथेनॉल 100 का लाभ उठाने के लिए यहाँ पे कुछ दुकानें खोली गई हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 127 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में क्या गलत है? पहला ऑप्शन है कि सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन है सेमीकंडक्टर ATMP इकाई मेहसाणा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तीसरा कथन है विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई साणंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे गलत क्या है? केवल दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्योंकि जो है सेमीकंडक्टर ATMP मोरीगांव असम में स्थापित किया जाएगा, ना कि मेहसाणा गुजरात में, इसलिए दूसरा गलत है। बाकी पहला और तीसरा सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला लिया गया है, जबकि दूसरा कथन है कि नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है। असत्य के लिए पूछा गया है तो पहला कथन सही हो जाएगा, क्योंकि पहला कथन ही असत्य है। पहला कथन ही असत्य है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है, ठीक है, ना कि शिवाजी नगर, इसलिए पहला कथन गलत था। जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है। इन्होंने नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल खट्टर जी का स्थान लिया है मुख्यमंत्री बनकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखते हैं तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है। जबकि दूसरा कथन है कि इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। जबकि तीसरा कथन है कि 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, ना कि किसी जो है मंत्रालय द्वारा, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा तीसरा सही है, इसलिए जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्त्री घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ये बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अभी हाल ही में जो है आपने देखा होगा कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा 13वां मंत्री स्त्री सम्मेलन अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात में जो है संपन्न किया गया और इसी में ये जो है घोषणा पत्र जारी किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, साहित्योत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। कहाँ पर? ये किया गया नई दिल्ली में। तो यहाँ पे नई दिल्ली ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? तो शीतल देवी को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है मशहूर पैरा तीरंदाज है भारत की और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं और इनको जो है राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने इनको आइकन के रूप में घोषित किया है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि खबरों में रहे RS-24 यार्स का संबंध पनडुब्बी से है। दूसरा कथन है हाल ही में उत्तराखंड में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो असत्य कथन कौन सा है? तो दोनों ही असत्य है, इसलिए जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल की सफल परीक्षण की पुष्टि की गई है, ना कि कोई जो है यहाँ पे प्रतियोगिता है, ना ही पनडुब्बी है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के जो है यूयुकड़ी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है। दूसरा कथन है ये विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा। तीसरा कथन है कुलशेखरपट्टिनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इसको जो है DRDO नहीं बल्कि इसरो द्वारा स्थापित किया जा रहा है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने अपने वैश्विक भागीदारों के साथ वर्ष 2021 में लॉन्च किया था। दूसरा कथन है भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान गुजरात में लॉन्च किया गया। तीसरा कथन है नागपुर उन 6 जो है वैश्विक शहरों में से एक है जहां ZCBA परियोजना कार्यान्वित की जाती है। चौथा कथन है भारत के पहले ZCBAP शहर का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है। तो यहाँ पे जो है पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान गुजरात में लॉन्च किया गया, ना कि ये जो है नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में अमेरिकी दूत ने लेबनान में शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर चर्चा की है। ब्लू लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ब्लू लाइन नीले बैरल्स से निर्मित है और भूमध्य सागर से पूर्व में गोलान हाइट्स तक जो है विस्तारित है। दूसरा कथन है इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था। तीसरा कथन है कि इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, ये ब्लू लाइन से तय होती है। चौथा कथन है इस लाइन का उद्देश्य लेबनान के दक्षिण से इजरायली सेना की वापसी पुष्टि करना है। तो यहाँ पे कौन से कथन सही है? तो चारों ही कथन यहाँ पे सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन है सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला कथन है सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया। दूसरा कथन है यह जुरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। तीसरा कथन है इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को कार्गो की आवाजाही में सुविधा होगी। यहाँ पे देखा जाए तो जो है सही नहीं है, जो वो दूसरे नंबर का ऑप्शन सही नहीं है, बाकी जो है पहला तीसरा सही है। तो
तो जहाँ तक ये बात की जाए तो सबरूम लैंड पोर्ट के बारे में, तो यह जो है यह जुरी नदी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यह फेनी नदी पर बना हुआ है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। दूसरा कथन है यह लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है। यहाँ पे सही कथन है जो है केवल पहला, क्योंकि सही के लिए पूछा गया है, जबकि दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि जो लक्षद्वीप में जो है नौसेना बेस है ये पहला नहीं जबकि दूसरा नौसेना जो है बेस है। इससे पहले जो है INS का जो है कावारत्ती में जो है INS द्वीप रक्षक के बाद जो है INS जटायु है दूसरा, जो लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस है, ना कि पहला। पहला है जो है कावारत्ती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परमार रवि मनुभाई को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो है 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं जिनको अभी नया BPSC का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार में 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, इस संदर्भ में क्या सही है? पहला है वंदे भारत एक्सप्रेस पटना लखनऊ तक जाएगी, दूसरा है वंदे भारत एक्सप्रेस पटना वाराणसी तक जाएगी, तीसरा है वंदे भारत एक्सप्रेस पटना न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी, चौथा है वंदे भारत एक्सप्रेस पटना अहमदाबाद तक जाएगी। तो पहला तीसरा यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस जो है पटना से चलकर दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी कैंट स्टेशन होते हुए अयोध्या होते हुए लखनऊ तक जाएगी, जबकि पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से चलकर किशनगंज, कटिहार, नवगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा और बख्तियारपुर रुकते हुए पटना पहुंचेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है स्वीडन अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर दूसरा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देते हुए एम्स जोधपुर के साथ जो है साझेदारी किया है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन जो है गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है, जबकि जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने के साथ जनजातीय स्वास्थ्य मुद्दों पर उन्नत शोध करने तथा जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एम्स दिल्ली के साथ साझेदारी की है, ना कि जोधपुर के साथ, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2022 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जबकि दूसरा कथन है याओंडे घोषणा फाइलेरिया रोग से संबंधित है, जबकि तीसरा कथन है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। यहाँ पे देखा जाए असत्य कथन के लिए पूछा गया है, तो सभी तीनों कथन सही है, इसलिए जो है यहाँ पे असत्य तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन केवल आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा कथन है PM स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य समाज के अल्पसंख्यक वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना है। यहाँ पे असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे जो है केवल दूसरा कथन जो है असत्य है, पहला जो है यहाँ पे सही है, दूसरा असत्य है। दूसरा इसलिए असत्य है क्योंकि हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने समाज की वंचित वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण PM स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हाल ही में स्पेन भारतीय फार्मा कोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। दूसरा कथन है जो है चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु किया गया है। तो सही कथन को देखना है तो दोनों ही कथन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि जो है
निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। और जो है दूसरा कथन भी जो है पोर्टल के संबंध में है, जो है ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसके जो है कोयला आवंटन से संबंधित बात की गई है, लेकिन जो है ये जो है साइबर अपराध और जो है वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए चक्षु पोर्टल की शुभारंभ किया गया है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 145 से। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का जो है पूर्ण विस्तार क्या है? इसका पूर्ण विस्तार है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। और इसको जो है दिल्ली में जो एक आयोजन किया गया उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 से। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चर्चा में रहा ओखला पक्षी अभयारण्य दिल्ली में स्थित है। दूसरा कथन है 3 मार्च 2024 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। यहाँ पे सही कथन को देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ओखला पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, ना कि दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 से। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है। दूसरा कथन है बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा कथन है खगड़िया निवासी लेखिका मेनका मल्लिक को उपन्यास नीलकंठ के मैथिली जो है अनुवाद हेतु साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यहाँ पे असत्य कथन को चयन करना है, तो यहाँ पे तीनों ही कथन असत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखा जाए तो बेगूसराय निवासी जो लेखिका है मेनका मल्लिक, उनको हाल ही में 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई, और यह पुरस्कार उन्हें नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद करने के लिए दिया गया है। और इसके अलावा हाल ही में बिहार की लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, उनको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 से। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है केवल जोया अख्तर को वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरा कथन है केवल अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित जो है इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही कथन का चयन करना है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय सेफ अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया है, ना कि जोया अख्तर बस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है नोक्टिस नाम ज्वालामुखी जो है बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन असत्य है, क्योंकि पहला कथन इसलिए असत्य है क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा को हाल ही में फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति की बजाय प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि क्योंकि वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नोक्टिस नामक एक जो है विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, जो थारिसिस के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृतिक उभार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है? इस देश का नाम है मॉरिशस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके तहत मॉरिशस निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही एडुटेरिया द्वारा प्रस्तावित बीपीएससी का टेस्ट क्रमांक नंबर 5वां यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।